अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनकलाब एकेडमी। आज हम बात करेंगे मारी पेट्रोलियम की। असल में काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं हमारे ग्रुप्स के ऊपर भी और वैसे भी कि मारी पेट्रोलियम का क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, बेचना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो यूजली मैं रिकमेंड नहीं करता, बट वो उसकी वजह जनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाली यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। बट मारी के अंदर एक चीज़ जो मुझे लगता है, जो मुझे लोगों की बातों से आइडिया होता है, एक कन्फ्यूजन है जिसको मैं आज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जो इसकी पास्ट की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री थी वो ऑर्गेनिक थी और ये आगे भी ऐसी रहेगी। हाउएवर दिस इज नॉट द केस। तो उसको आज हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि ये सोर्स ऑफ ग्रोथ कहाँ से आई थी, क्या थी, इसमें कितना रिकरिंग है, कितना इसके अंदर से नॉन रिकरिंग है। तो इसके ऊपर डीप डाइव करते हैं, आइए। तो मारी पेट्रोलियम जो कंपनी का नाम है, बेसिकली मारी गैस फील्ड के पीछे इस कंपनी का नाम पड़ा है। इस कंपनी का एक्चुअली 2014 या उससे पहले नाम भी मारी गैस कंपनी हुआ करता था। बेसिकली मारी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस फील्ड्स ऑफ पाकिस्तान। अब रिमेनिंग रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आज तो सबसे बड़ी हो गई है, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम भी ये टॉप 3 के अंदर ही रहती थी, सुई के साथ साथ रहती थी। डिस्कवरी इसकी तकरीबन 1957 के अंदर हुई थी और फिर 1968 या 69 में कोई इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। सिंस देन ये चलती आई है। ओवर टाइम इनकी छोटी मोटी दूसरी डिस्कवरीज होती रही हैं, बट दे आर स्टिल वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द मारी का नंबर। तो मारी गैस फील्ड स्टिल कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट चंक ऑफ द रेवेन्यू एंड बाय फार द लार्जेस्ट चंक ऑफ द रेवेन्यू। इसमें एक छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं कि इस कंपनी के अंदर पहले ये था कि एक तरह का आईपीपीस की तरह इसका एक फिक्स रिटर्न फॉर्मूला हुआ करता था। तो होता ये था कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जाए नीचे जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से नीचे जाने से कोई फर्क पड़ता था। अनलाइक आईपीपीस जहां पे डॉलर के साथ इनके रिटर्न्स गारंटीड होते थे, इनके जो रिटर्न्स होते थे वो लिंक हुए हुए थे विद देयर प्रोडक्शन नंबर्स। अब मैं उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इनके रिटर्न्स यूं समझें कि फिक्स एक तरह से होते थे। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी पास्ट में चेक करेंगे तो वो बड़ी फिक्स रेंज में नजर आएगी, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता भी हूं। 2014 के अंदर गवर्नमेंट ने मारी गैस फील्ड का फॉर्मूला रिवाइज किया था। तो जो फिक्स रिटर्न फॉर्मूला के ऊपर ये चल रहे थे वो एबॉलिश किया और इसको मार्केट प्राइसिंग की तरफ इस फील्ड को लेकर गए थे ग्रेजुअली, जिसकी वजह से जो मारी गैस फील्ड के रेवेन्यूज थे वो बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गए थे। अब एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं ताकि उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या डायनेमिक्स है और किस तरह से ये चीज़ें चली फिर उसके अंदर। अब जैसा कि आप स्क्रीन में इस वक्त देख सकते हैं, ये देखिए, ये 2008 से मैंने डेटा ले लिया इसका। ये इनकम स्टेटमेंट मैंने लिए सिर्फ एनालिटिकल पर्पजेस के लिए। यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह में मैं नहीं गया हूँ क्योंकि मैंने इनकम और ईपीएस के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे। तो ये आप देखें, नेट सेल्स इसकी 2008 से लेके 2013 तक अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन डबल हो गई है रफली स्पीकिंग। कोई 6.67 बिलियन से आपकी 11.8 बिलियन जैसी होगी रफली स्पीकिंग। और ग्रॉस प्रॉफिट आप देखें कोई खास उस तरह से नहीं इंक्रीज हुआ। इसी तरह से अगर आप ईपीएस बॉटम लाइन देखेंगे तो और कम हुई है, बट दैट इज मोर ड्यू टू एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस। बट आपको एनालिटिकल पर्पजेस के लिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को ज्यादा देखना चाहिए। आप देखें उस तरह से नहीं बढ़ रहा क्योंकि इनकी प्रोडक्शन से लिंक हुआ हुआ था। प्रोडक्शन के नंबर्स जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे थे, इनकी थोड़ा थोड़ा ग्रॉस प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ रहा था। ऑयल प्राइसेस का कोई असर नहीं था, एक्सचेंज रेट का कोई असर नहीं था इसके ऊपर। यहाँ पर 2014 में आप देखें इसकी फॉर्चून्स चेंज होती हुई नजर आती हैं आपको, 2014 ऑनवर्ड सारा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसका फॉर्मूला चेंज किया था 2014 के अंदर जाकर, जहाँ पर गवर्नमेंट ने इसकी प्राइसिंग को चेंज किया। अब मैं थोड़ा सा पीछे आपकी हिस्ट्री दिखाता हूँ इसको। वेल हेड गैस प्राइसिंग कहलाती है ये, वेल हेड गैस प्राइसिंग। इसके अंदर देखें ये 2013 1 जुलाई की ये है डेटा। और इसके अंदर आप देखें मारी की जो फील्ड है ये रही। इसके अंदर गैस प्राइस जो आपको नजर आ रही है, आप ये चेक करें, रुपीस पर MMBTU 78.44 रुपीस पर MMBTU के ऊपर ये एक तरह से थी। एज कम्पेयर टू बाकी भी आपको नजर आ रही होंगी। कुछ डॉलर्स में आपको नजर आ रहा है कि 4.8 डॉलर्स की थी, कोई डॉलर में 8.5 थी, कोई 4 डॉलर थी, कोई 5.5 डॉलर थी। रुपीस में भी जो थी इससे ज़्यादा ही थी, बट ये बहुत ही कम थी। इसकी वजह अगेन ये थी कि ये वो प्राइसिंग थी जो रिवर्स इंजीनियर होकर निकल रही थी, जिसमें इनकी सर्टेन प्रॉफिट इनको मिला करता था। एंड ये बहुत कम था उस जमाने में। एक्सचेंज रेट की भी अगर आप बात करें 105 होता था। तो मेरे ख्याल अगर आप इसे डॉलर में कन्वर्ट करके देखें तो 0.75 0.73 इस तरह का कोई डॉलर पर MMBTU निकलेगा इसके अंदर। फिर ये फॉर्मूला
फॉर्मूला रिवाइज हुआ जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि इसको मार्केट प्राइसिंग से लिंक करेंगे। मार्केट प्राइसेस से मतलब ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक नया फॉर्मूला लेकर आई थी जो कि 2001 पेट्रोलियम पॉलिसी का फॉर्मूला था और अनकैप था, उसके अंदर कैपिंग हुई थी। कैपिंग का मतलब ये था कि 2001 पेट्रोलियम पॉलिसी के अंदर बियॉन्ड $36 पर बैरल के ऑयल जितना भी ऊपर चला जाए उसका बेनिफिट जो था गैस प्राइसेस में पास ऑन नहीं होता था टू ईएनपी कंपनीज। हाउएवर इस केस के अंदर उन्होंने अनकैप कर दिया था उसको कि जितना ऊपर जाएगा उसका फायदा है, लेकिन उसके ऊपर 50% एक डिस्काउंट लगा दिया था। अब मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर वो बेकार में और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा। अच्छा, ये जो इंक्रीज आना था ये इंक्रीज फेज्ड मैनर में आना था क्योंकि सडनली इसकी वजह से बहुत बड़ा जंप आ रहा था। जैसे अभी हमने एस्टिमेट किया कोई $0.75 पर MMBTU, ये नंबर बढ़ के कोई 1.8 $1.9 पर MMBTU पे चला जाना था, मोर देन डबल, रफली 2.5 टाइम्स हो जाना था। इसको एक सडन इंक्रीज की वजह से इसको फेज्ड मैनर में किया गया था कि पहले इतना इंक्रीमेंट आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, जिसकी वजह से ये अगर आप देखें, मैं एक और नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन था तकरीबन 1 जनवरी 2015 का था। इसमें देखें ये मारी की जो फील्ड की प्राइसिंग है यहाँ पर ये बढ़ के $0.95 पर MMBTU हो गई थी। अच्छा, ये प्राइसिंग नोटिफिकेशन तो आपको ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। आप जाकर और पुराने नोटिफिकेशन भी निकाल के देखेंगे तो आपको यही 78, 75, 80 इतना रुपीज पर MMBTU के हिसाब से इसकी प्राइसिंग नजर आएगी। बट गोइंग फॉरवर्ड जो रिसेंट नोटिफिकेशन नजर आएंगे उसमें आपको एक इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसके एक्चुअल जो नंबर्स थे ये इस तरह के कुछ निकले, ये एक्चुअल थे। तो जब 2015 में एवरेज जो इसका मैंने फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया है क्योंकि ऑयल प्राइसेस से भी लिंक होता है, ये मैं आपको कैलकुलेशन के साथ दिखा देता हूँ। $0.87 पर MMBTU एवरेज तकरीबन बैठा था ये 2015 का FY15 जुलाई टू जून। एंड देन ये बढ़ते दे रहे थे, पहले देखें 0.75 हुआ, 0.94 हुआ, 1.24 हुआ, 1.64 हुआ, थोड़ी बहुत बीच में वोलेटिलिटी आपको नजर आ रही है, बट दैट इज मोर ड्यू टू चेंजेस इन द ऑयल प्राइसेस, क्योंकि बीच में ऑयल प्राइसेस ने क्रैश भी किया, एक दो मरतबा पे कोविड पीरियड आया। बट आप बॉटम लाइन ये देखें 0.87 से बढ़ के ये 1.87 के ऊपर FY24 के अंदर आ चुका है। इस तरीके से ये एक बड़ी चीज थी इसके अंदर। दूसरी इसके अंदर जो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई थी वो डेवलपमेंट इसके अंदर ये हुई है हमारी के अंदर कि जो 2012 की पेट्रोलियम पॉलिसी थी जिसका डॉक्यूमेंट आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है। ये अगर आप देखेंगे इसके अंदर एक इंसेंटिव अलाउ किया गया था टू ईएनपी कंपनीज जिसको कहते हैं इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल के अंदर, पर मैं आपको हाई लेवल बता देता हूँ। हाई लेवल ये इसके अंदर बात हुई थी कि आप ओगरा के पास जाके या जो भी आपका रेगुलेटर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वगैरह उसके पास आप जाएंगे, आप एक प्लान सबमिट कराएंगे जिसमें आपका एक बेंचमार्क प्रोडक्शन सेट होगा। वो बेंचमार्क प्रोडक्शन से एटलीस्ट 10% ओवर अगर आपने प्रोडक्शन टारगेट मीट कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्शन है 500 तो बेंचमार्क बन जाता है 550। तो अगर आपने 550 कॉन्स्टेंटली दिखा दिया कि हम मीट कर सकते हैं और ज्यादा इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपको 500 जो वो लेवल था करंट प्रोडक्शन उसके ओवर एंड अबव जितना है उस पे एक 2012 पेट्रोलियम पॉलिसी की प्राइसिंग मिलेगी जो कि सिग्निफिकेंटली हायर थी। कितनी हायर थी वो ये देखिए यहाँ पर, ये $5.6 पर MMBTU बनता है जो कि बेस केस में आपको 1.87 या 1.9 वॉटएवर जो बनेगा मिलेगा। इस केस में 5.6 आपका बन रहा है इसके अंदर, तो रफली कोई 3 टाइम्स हो जाता है आपका। ये दूसरा बहुत बड़ा एक एलिमेंट यहाँ पे था इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन वाला इसके अंदर। तीसरी जो चीज थी वो करेंसी डिवैल्यू हुई है यहाँ पर। आपका 100 रुपए का जो एक्सचेंज रेट होता था FY15 के अंदर वो बढ़ा के तकरीबन 300 हो चुका है, 283 का एवरेज निकलता है FY24 का। ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं ऑन द रेवेन्यू फ्रंट। इसके साथ एक और अच्छी चीज जो इस कंपनी के साथ रही वो ये रही है कि इन्होंने कंसिस्टेंटली अपनी प्रोडक्शन को इनहांस किया। ये पुराना अगर आप प्रोडक्शन के नंबर देखें तो लेस देन 600 MMCFD बेसिकली जो स्टैंडर्ड है, मिलियन मेट्रिक क्यूबिक फीट पर डे का बेंचमार्क होता है, इस तरह से देखा जाता है। तो ये लेस देन 600 से बढ़ते बढ़ते फाइनली रफली 900 के ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शंस भी हुई हैं जो आपको यहाँ पे ये वाला पीरियड नजर आ रहा है 2017 ऑनवर्ड्स, जिसमें बेंचमार्क तकरीबन 577.5 था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके ओवर एंड अबव जितना था उसके ऊपर इनको इंक्रीमेंटल यानी कि $5.6 पर MMBTU मिलना शुरू हो गया था, बेस के ऊपर भी ज्यादा मिलना शुरू हो गया था। और फिर उसके अलावा जो ये नई डिस्कवरीज हैं कोई इस पीरियड में हुई हैं, छोटी मोटी जो आपको नजर आ रही हैं, गाजी, शहबाज, शाहीन वगैरह, और HRL और गोरू बी, ये जो दो फॉर्मेशन है बेसिकली हबीब राही लाइमस्टोन और गोरू बी फॉर्मेशन जो है आपकी, ये वो हैं जिनके ऊपर इंक्रीमेंटल इंसेंटिव भी इनको मिला था। अब वापस आते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। ये आप देखें 2014 में ये इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ FY14 के अंदर, और ये करते करते अब ये देखें बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स। ये बढ़ा आपका, फिर रेवेन्यू और बढ़ता है आपका डिस्पाइट रिडक्शन इन ऑयल प्राइसेस।
फिर ये आपको और बढ़ता है, यहाँ पे ऑयल प्राइसेस भी रिकवर हुई, गैस प्राइस दोबारा अनलॉक हुई और यहाँ से आपका एक डिफरेंट किस्म का जंप आना शुरू हो गया। वो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन की वजह से हो गया जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स होती रही और 2019 ऑनवर्ड्स आपको करेंसी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, क्योंकि करेंसी मैसिव तरीके से डिवैल्यू होना शुरू हो गई। पहले फेज में 105 की 175 हो गई थी, एवरेज आई थिंक 160s में चला फिर कुछ अर्सा, फिर दूसरे फेज में फिर वो अब आपके सामने 283 तक चली गई, तो रफली 3 टाइम्स हो गई करेंसी डिवैल्यूएशन। ये आप देखें यहाँ पर। तो जो रेवेन्यू अगर मैं FY15 को बेंचमार्क बनाऊं, तकरीबन 19 अरब रुपए का जो रेवेन्यू था वो FY24 के अंदर तकरीबन 180 अरब रुपए का रेवेन्यू आया, रफली 10 टाइम्स हो गया, एटलीस्ट 9.5 टाइम्स हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी उसी तरीके से आपका बढ़ के फ्रॉम 11.5 अरब टू 124 अरब हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा इन चीजों को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या इंपैक्ट निकलता है इन चीजों का। तो मैंने किया ये बेस प्रोडक्शन जो इस कंपनी की होती थी ये मैंने पूरी उठा ली। यहाँ पे 593 MMCFD जो थी ये इसकी थी 2015 FY15 की बेसिकली, और इसका मैंने एक इम्पैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया कि इसके ऊपर कितना बनता है। तो उस टाइम मेरे पास एवरेज गैस प्राइस जो मैंने आपको बताया उस टाइम 0.87 हो चुकी थी, लेकिन इंक्रीमेंटल शुरू नहीं हुई थी। तो मैंने दोनों को कैलकुलेट कर लिया। मैं पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, बट ब्रॉडली फॉर्मूला ये होता है कि MMCFD है अगर, तो आप वो नंबर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 365 करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ डेज इन द ईयर होते हैं, फिर आप उसकी हीटिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। हीटिंग वैल्यू बड़ी क्रिटिकल होती है, जो मैंने यहाँ पर इस शीट के अंदर मेंशन करी हुई है, हम एक्सेल एनेबल भी कर देंगे नीचे लिंक के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉलर्स के जो रेट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये ब्रॉड फार्मूला है, आप इसको ब्रेक डाउन करके देख लेंगे, आपको उसमें नजर आ जाएगा। तो ये जो नंबर निकल के आता है 12.5 अरब रुपए नंबर निकल के आता है रफली स्पीकिंग। अगेन ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है, हमारा एस्टिमेट है, बट क्लोज होता है बहुत ज्यादा। तो ये 12.5 अरब का रेवेन्यू जो था ये सिर्फ हमारी फील्ड से आ रहा था आप कह सकते हैं, और तकरीबन वैसे नेट रेवेन्यू जो था वो कोई 19 अरब था, तो 7वां अरब जैसा रेवेन्यू जो था वो अदर से आ रहा था, आप ये कह सकते हैं उसके अंदर। अब मैंने बीच का पीरियड छोड़ दें, ये डायरेक्ट इधर आते हैं। अब यहाँ पे जब हम बेस प्रोडक्शन लेते हैं वो लेते हैं 635, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये दो फील्ड्स हैं जिसके ऊपर इंक्रीमेंटल अप्लाई होता है, एक HRL है और एक है गोरुबी। सो HRL का जो बेंचमार्क है जस्ट 525, गोरुबी का 110 है, ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए, आपको नजर भी आ रहा होगा इस वक्त स्क्रीन के अंदर। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन फिर इनका मैंने डिफरेंस लेके निकाल लिया, देखें टोटल उसके अंदर उठा लिया कि इनकी फील्ड्स की कितनी थी और उसके ऊपर मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे पता चल गया इंक्रीमेंटल कितनी आ रही है। यहाँ पर आपको ये 635 आपका टोटल कंबाइंड बेंचमार्क हो गया, जबकि कंबाइंड नहीं होता, फील्ड पे अलग अलग अप्लाई होता है। तो हमारी HRL का अलग होता है, इसका अलग होता है गोरुबी का, बट मैंने फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे। तो 184 इंक्रीमेंटल हो गए, और फिर मैंने कुछ जो नई डिस्कवरीज हुई हैं वो सारी मैंने डाल दी पावर पॉलिसी 2012 के अंदर। अब मैंने इसका ये टोटल लंबा सा थोड़ा फॉर्मूला हो गया, ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अगेन सेम साइंस के ऊपर मैंने अप्लाई किया है, हर फील्ड का लेकिन अलग अलग किया है, आपको जैसे यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, तो इसको आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। 172.6 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू जो निकल के आता है हमारी फील्ड का टोटल निकल के आता है, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 181 बिलियन रुपीस। तो आप कह सकते हैं कि जो 181 में से तकरीबन माइनस कर दें तो 9 साढ़े 9 अरब जैसा कुछ नंबर होगा, जो कि अदर फील्ड से या अदर जो दूसरी छोटी मोटी डिस्कवरीज ओवर द ईयर्स जो आगे प्रोडक्शन बढ़ी है वॉटएवर जो हुआ है उससे आ रहा है, बट आज भी मेजर चंक हमारी फील्ड से आ रहा है। अब इसमें कुछ इवेंट्स जो नॉन रिकरिंग है, जो बार बार नहीं आएंगे, उनको हम देखते हैं। जैसे मेरी नज़र में करेंसी डिवैल्यूएशन जो था वो वन ऑफ, तो खैर कहना इसको गैर मुनासिब होगा, बट इतनी मैसिव किस्म की डिवैल्यूएशन एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से एक्सचेंज रेट 900 हो जाएगा ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 इयर्स, आई थिंक दैट्स वेरी अनरियलिस्टिक, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन अगेन अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पैक्ट ज़रूरी है। तो मैंने किया ये कि यहाँ पर आज का जो भी रेवेन्यू बनता है हमारी फील्ड का, इसको मैं एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा डॉलर्स के अंदर कितना रेवेन्यू है, जो कि $610 मिलियन तकरीबन बनता है। तो $610 मिलियन अगर एक्सचेंज रेट वही होता उस टाइम का, यहाँ पे इससे एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, विच इज 101, ये मैंने यहाँ पे डेटा में डाला हुआ है, तो कोई 62 बिलियन रुपीस का इस कंपनी का आज रेवेन्यू होता अगर एक्सचेंज रेट डिवैल्यू नहीं हुआ होता। जो 12.5 का था वो बढ़ के 61 या 62 तकरीबन हो गया होता। तो जस्ट फ्रॉम करेंसी डिवैल्यूएशन जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आया, कोई 111 अरब रुपए का रेवेन्यू करेंसी डिवैल्यूएशन से आया। अब इसमें से कितना रिकरिंग है, आई लेट यू डिसाइड। इन माय ओपिनियन 3x करेंसी डिवैल्यूएशन एवरी 5 इयर्स इज समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक, इतना बहुत ज्यादा हो जाता है ये इसके अंदर। सो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ थी इसके अंदर। फिर दूसरा एक कंपोनेंट जो मैं यहाँ पे एक और हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको बताया कि प्राइसिंग फॉर्मूला चेंज हुआ। मैं इंक्रीमेंटल को नहीं ले रहा क्योंकि इंक्रीमेंटल एक पॉलिसी के अंदर इंसेंटिव है, जितनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे वो तुम्हें एडिशनल मिलता रहेगा, तो वो तो रिकरिंग है, उसको देखना चाहिए। बट ये जो प्राइसिंग फॉर्मूला बेस फील्ड के ऊपर चेंज हो गया था, जिसमें $0.75 से बढ़ के उसकी जो प्राइसिंग है $1.9 पर रफली चली गई है, इसका कितना इंपैक्ट है। तो अगेन ये मैं जब इस पे फॉर्मूले रन करता हूँ तो इससे अगेन ये आपको नजर आ रहा है, मैं डिफरेंशियल ले लिया मैंने यहाँ पे
1.87 माइनस 0.87 कर लिया तो $1 आ गया, और मैंने वही पुरानी दोनों फील्ड्स के ऊपर वो अप्लाई कर दिया। लेकिन एक्सचेंज रेट मैंने पुराना वाला लिया है क्योंकि मैंने डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट अलग से निकाला है, इस वजह से मैं एक्सचेंज रेट पुराना वाला 101 ले रहा हूँ, आज का नहीं ले रहा हूँ। तो उसका इम्पैक्ट कोई 16 अरब रुपए निकलता है। तो 111 अरब रुपए का रेवेन्यू इम्पैक्ट आया फ्रॉम डिवैल्यूएशन एडिशनल, और 16 अरब रुपए का एडिशनल इम्पैक्ट आपका आ रहा है जो कि सिर्फ उस प्राइसिंग फील्ड की चेंज होने की वजह से आ रहा है। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पर देखूं, कंबाइन कर लूं इन दोनों को, तो ये अगेन 126 अरब रुपए ये मैं ऐड करता हूं इन दोनों को, कोई रफली 127 बिलियन रुपीस का जो इंक्रीज है ये सिर्फ इन दो मेजर डेवलपमेंट से आ रहा है। अगर आप चेक करें जो रेवेन्यू के अंदर आ रहा है, आउट ऑफ अ टोटल इंक्रीज ऑफ कोई जो बनता है आपका तकरीबन 160 बिलियन, निकाल लेते हैं इसको, ये यहाँ पे दिस माइनस 181 माइनस ये 2015 ले लेता हूँ, ये आ गया। तो ये देखें 78% or roughly 80% of the increase has come from currency devaluation and that one time प्राइसिंग इम्पैक्ट जो कि फुली ट्रांसलेट हो चुका है। अब इसके अंदर अनलेस गवर्नमेंट कल को आके दोबारा से प्राइस रिवाइज कर दे उस चीज़ की तो बात अलग है। आज के दिन इस तरह की कोई एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं है, और आई डोंट थिंक अखबार में भी कोई इस तरह की चीज़ आई है, कहीं भी इस तरह का कुछ नहीं है, तो इसको बेस केस ही लेना पड़ेगा। तो ये प्राइसिंग दोबारा से नहीं होने वाली जो भी नजर आ रहा है। एंड देन डिवैल्यूएशन, अगेन मैंने तो अपना व्यू शेयर कर दिया, मुझे इतनी लंबी डिवैल्यूएशन नजर नहीं आती। अगर आपको लगता है कि इस तरह की डिवैल्यूएशन होती रहेगी तो वो बात अलग है, आप उसको अपनी वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो 80% ऑफ द इंक्रीमेंट यहाँ से आया। एक और चीज़ है, ये होता है ग्रॉस रेवेन्यू, इसके ऊपर रॉयल्टी माइनस होती है जो कि प्रोविंस को जाती है, तो रफली स्पीकिंग 12.5% हुआ करती थी। तो अगर मैं ये 127 बिलियन के ऊपर मैं 1 माइनस 12.5% कर दूं तो ये कोई 111 अरब रुपए जो है वो बेसिकली इन्होंने पॉकेट किए। एंड ऑब्वियसली जब इन्होंने पॉकेट किए तो कुछ खर्चे वर्चे भी इन्होंने अपने बढ़ाए, उस हिसाब से आपको नजर आ रहा है कि जो एक्सपेंसेस 5.5 अरब के होते थे या 36 अरब हो चुके हैं, इन्होंने उसी तरीके से बढ़ाए हैं। बट अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे देखें तो ऑन पेपर अगर मैं बिल्कुल बात करूँ तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का इंक्रीज है 124 माइनस 11.5, तो 112 अरब का ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज, वो 111 जैसा आपका वैसे ही दो चीज़ों का सिर्फ इम्पैक्ट आ जाता है। अगेन ये सारा का सारा इस तरह से आपको नहीं देखना चाहिए क्योंकि गलत हो जाएगा। उन्होंने एक्सपेंसेस भी इसीलिए बढ़ाए थे क्योंकि इनका रेवेन्यू बढ़ गया, तो दैट वोंट बी द राइट वे टू लुक एट इट। बट द पॉइंट इज 80% ऑफ योर ग्रोथ हैज़ कम फ्रॉम नॉन रिकरिंग फैक्टर्स, और पार्शली मतलब एक इवेंट तो नॉन रिकरिंग है, दूसरा पार्शली रिकरिंग है, उसके अंदर आप बोलें इतने इस किस्म के इंक्रीमेंट्स नहीं आते हैं आपके। तो ये एक चीज़ है जिसको बहुत और से समझने की ज़रूरत है जब आप मारी पेट्रोलियम को देख रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डेवलपमेंट्स होती रही, पहले 2015 ऑनवर्ड्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जो वो प्राइसिंग फार्मूला था वो रिवाइज हो रहा था फेज्ड मैनर के अंदर, तो वो हर साल उसकी वजह से इंक्रीमेंटल अर्निंग्स आ रही थी। 2017 ऑनवर्ड्स आपका इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन का नंबर आना शुरू हो गया जो कि बड़ा नंबर था, अगेन वाइल उसके प्रोडक्शन का नंबर छोटा था जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन जो उसका इंसेंटिव था वो बहुत बड़ा था आपका। तो चलें ये इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन का एक इम्पैक्ट निकाल लेते हैं। तो ये आपकी 184 MMCFD हो गई, इसको 365 कर दिया, पूरे साल का हो गया। इसकी हीटिंग वैल्यू जो बाकी फील्ड्स की हैं उसके साथ में इसको मर्ज कर लूँ तो ये 8 इनकी कितनी हीटिंग वैल्यू है 720 और 450 इसका एवरेज ले लेता हूँ मैं, तकरीबन 600 जैसा मैं एवरेज ले लेता हूँ इसके अंदर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। अगेन फार्मूला डिस्टर्ब हो गया, इंटू 365 इंटू कितना सोचा था 600 सोचा था हमने, 600 मल्टीप्लाई बाय जो नंबर निकल के आ रहा है ये रहा $5.6 पर MMBTU, ये रहा। एंड देन इसको मैं एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय मिलियन, ये देंगे 63 बिलियन रुपीज़ जो है वो इंक्रीमेंटल का इम्पैक्ट है। तो ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, बट ये करेंगे तो खैर इसको उस तरह से एनालाइज नहीं करेंगे। बट हैविंग सेड दैट आई विल रिपीट माय पॉइंट कि 2015 के अंदर पहले वो फार्मूला चेंज हुआ, उसकी वजह से ग्रोथ का इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, फिर वो इंक्रीमेंटल नंबर आना शुरू हो गया, वो भी बहुत बड़ा था जैसे आपने देख लिया, फिर उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। अच्छा मीनवाइल उसका इम्पैक्ट आ रहा था, करेंसी डिवैल्यू होना शुरू हो गई, तो फिर उसका तीसरी चीज़ का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो वो इवेंट्स इस तरह से लाइन अप हुए ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 7, 8, 9 ईयर्स कि वो बड़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। बट इसके अंदर बड़ा पोर्शन रफली 80% ऑफ द पोर्शन इज इनऑर्गेनिक इन माय ओपिनियन। अब इसकी लाइक्लीहुड क्या है आगे फ्यूचर में रिपीट होने की, मेरी नज़र में इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको लगता है आप उस तरीके से ज़रूर व्यू करें। लास्टली कुछ लोग इसमें देखते हैं कि किस तरह से इसको वैल्यू करना चाहिए, तो इसके डिफरेंट तरीके होते हैं वैल्यू करने के जो हम डिस्कस करते रहे। एक तो वही डिस्काउंटेड कैश फ्लो आप लगा लें वो तरीका होता है, बट उसके लिए कैश फ्लो थोड़े से फोरकास्ट करने होंगे,
वो आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, एक हमने पी निकालने का तरीका बताया था, वो हमने पूरा बताया हुआ है, वो आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई करने निकल आएगा। इस 11 में पूरा एक केस स्टडी है उसके ऊपर। तीसरा एक और तरीका है, इन माय ओपिनियन, अगेन दिस इज सब्जेक्टिव बट इन माय ओपिनियन, एक तरीका ये भी है देखने का कि आप बोलें कि जी ये क्योंकि पाकिस्तान में कोई मेजर ऑयल डिस्कवरीज इस तरह से हो नहीं रही हैं, तो एक तरीका ये है कि मैं आज की इसकी अर्निंग्स को स्टेबल अर्निंग्स अज्यूम कर लूँ और हेंस अज्यूम कर लूँ कि इसका फिर डिविडेंड बन जाएगा और फिर ये डिविडेंड की स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मैं अगर इसकी ईपीएस को अज्यूम कर लूँ कि फुली पेबल है ये एज डिविडेंड, तो ये ले लेता हूँ और मैं फिर उस हिसाब से अज्यूम करूंगा कि कितनी डिविडेंड यील्ड पे ये ट्रेड कर सकता है स्टेबल, जैसे कि बाकी फर्टिलाइजर्स वगैरह करते हैं। तो लेट्स से फॉर नाउ अगर मैं अज्यूम करूँ 12.5%, बिकॉज इस तरह की डिविडेंड यील्ड तक जा सकते हैं, या 12% कर लेता हूँ, बिकॉज वो जिस तरह से इन्फ्लेशन आ रहा है, इंटरेस्ट रेट मूव करता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ तक जा सकता है। तो 536 जैसी है किसी की टारगेट प्राइस निकल आती है। तो स्टॉक प्राइस शायद करंटली आई थिंक 460 की रेंज में चल रही है। तो एक अपसाइड है, डेफिनेटली एक अपसाइड है, बट इज दिस अपसाइड वर्थ इट फॉर यू इफ यू थिंक इट इज ल्यूक्रेटिव इनफ, एंड डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा आपको डिविडेंड जो आएगा वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल रिटर्न की बेसिस पे आप देखिएगा, इसमें समझ आता है तो जरूर देखें, इसको नहीं समझ आता ना देखें। तो एक हाई लेवल के ऊपर मैंने आपको ब्रेक डाउन कर दिया मारी के अंदर के अर्निंग्स की सोर्स कहाँ से। लास्टली इसके अंदर 2 मेजर इवेंट्स हैं मेरी नज़र में जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूं, जिसकी वजह से फिर इसके अगेन ग्रोथ आउटलुक चेंज हो सकती है। जहां अभी तक मेरा फोकस ये था कि ग्रोथ कहां से आई है, फ्यूचर में ग्रोथ कहां से आ सकती है। 2 बड़ी चीजें हो रही हैं। एक, मारी की जो पेट्रोलियम की मैनेजमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू सेट अप एन आईटी सर्विसेज फर्म फोकस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ग्लोबली, जो बाकी चीजें जिस तरह की चल रही हैं ट्रेंड्स वगैरह। तो उसमें उन्होंने अप्रूव भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर दिया कि 10 बिलियन का एक इनिशियल कैपिटल उसके अंदर डाला जाए। तो वो एक है। अब उसमें क्या आता है, कैसे आता है, वो थोड़े से नंबर्स देखने पड़ेंगे कि कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं ये लोग। सेकंड जो इसके अंदर आपको चीज देखनी है वो देखनी है अबू धाबी के अंदर जो एक एक्सप्लोरेशन चल रही है, जिसमें इसका तकरीबन 25% स्टेक है। वहां पे क्या डेवलपमेंट होती है, अगर वहां से कोई मेजर डिस्कवरी हो जाती है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। बट अगेन अगर खड्डा निकल आया वहां से तो कोई फायदा नहीं होगा उसका, अगेन वो कैश बर्न हो जाएगा सारा का सारा जो स्पेंड हुआ उसके अंदर। तो देखते हैं, मैं एटलीस्ट दिस इज हाउ आई लुक एट थिंग्स के डिस्कवरी होगी या नहीं होगी, इंस्टेड ऑफ एंटिसिपेटिंग दैट या बेटिंग ऑन दैट, आई वुड रादर वेट एंड सी कि इसमें किस तरह से चीजें इवॉल्व होती हैं। दिस इज हाउ आई ऑपरेट एंड देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ऑपरेटिंग। आप ये भी कह सकते हैं कि यार मेरी नज़र में ठीक है यार, ये 536 रुपए एक जो इस अप्रोच से जो वैल्यूएशन करी है ये मुझे एक सही सेफ नजर आ रही है, तो ठीक है अपसाइड तो है ना, और अगर डिस्कवरियां हो गई तो मेरी एडिशनल अपसाइड अनलॉक हो जाएगी, तो आई वांट टू बाय, यू कैन बाय। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं अब। और आई होप मैंने इस चीज़ को आज क्लियर किया आप लोगों को कि इसकी सोर्स ऑफ ग्रोथ कहाँ से आई है। मैंने वीडियोस भी कुछ देखी थी ऑनलाइन, लोगों ने मारी के ऊपर बनाई हुई थी, बट इस चीज़ के ऊपर किसी ने ज़्यादा बात नहीं करी हुई थी। तो आई फेल्ट द नीड टू बेसिकली ब्रिंग दिस टू अटेंशन टू एवरीवन कि आप इसको समझें बेसिकली ग्रोथ कहाँ से आ रही है, ताकि फ्यूचर को आप सही तरीके से एनालाइज कर सकें, बिकॉज वैल्यूएशन द फ्यूचरिस्टिक, मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ये समझना जरूरी है आपके लिए। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। ये यूट्यूब की वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट में पूछें, नहीं तो आप हमें ईमेल करें hello@finclub.com के ऊपर। एंड अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।